नमस्कार विद्यार्थियों, मित्रों। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। आज आपके साथ में जिस विषय पर चर्चा कर रहा हूं वो है कोरोना और शिक्षण संस्थान। हम सभी जानते हैं कि भारत में 25 मार्च से लॉकडाउन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। यद्यपि दिसंबर 2019 में कोरोना की शुरुआत हो गई थी, लेकिन भारत में इसका प्रथम जो आगमन हुआ था 30 जनवरी 2020 को केरला से हुआ। फिर इसके बाद धीरे धीरे 2, 4, 5, 10, 20 करते आज स्थिति यह है कि प्रतिदिन 50,000 कोरोना संक्रमण के केस भारत में आ रहे हैं और भारत का कोई भी प्रांत इससे अछूता नहीं रहा। और इस संक्रमण को रोकने के लिए संक्रमण कम्युनिटी स्प्रेड में ना हो, सामुदायिक संक्रमण ना हो पाए, इसके लिए सरकार ने भरसक प्रयास किए, जिसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। सरकार के साथ साथ समाज ने भी सरकार का पूरा सहयोग दिया, साथ दिया और हुआ। हम सभी देखते हैं कि 25 मार्च को प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गई थी और लॉकडाउन में सुधार हुआ, संक्रमण हमारा फैला नहीं, रुका। लेकिन इसके साथ साथ ये पहली बार हुआ था भारत में लॉकडाउन, तो उसके कुछ विसंगतियां या उसके कुछ दुष्परिणाम भी 1 महीने बाद परिलक्षित होने लगे। सकारात्मक ये था कि हमारा पर्यावरण सुधर गया। नदियां जो कि करोड़ों रुपए खर्च करने पे स्वच्छ नहीं हो रही थी, नदियां में साफ सफाई हो गई, पानी स्वच्छ हो गया, वातावरण सुधर गया, वन्य जीव भी खुले में विचरण करने लगे, लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा हुआ। लेकिन इसके साथ नकारात्मक पक्ष ये था कि लोगों के रोजगार छिन गए, लोगों के पास जीवन यापन के साधन समाप्त हो गए। कंपनियों ने, फैक्ट्रियां बंद होने से लोगों के पास रहने की समस्या होने लगी। वो अपने अपने हजार किलोमीटर दूर का रास्ता तय करके पैदल ही अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगे, जिसमें बहुत सी परेशानियां हुई और मीडिया में जो प्रस्तुतिकरण हुआ वो वाकई में बहुत ही शर्मनाक था। फिर सरकार ने सतत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करते करते लॉकडाउन बढ़ाते अंततः 1 जून से लॉकडाउन के बाद अनलॉक प्रथम की प्रक्रिया शुरू हुई, फिर अनलॉक द्वितीय और आज अनलॉक 3 चालू हुआ है। कल घोषणा करिए 1 अगस्त से अनलॉक 3 शुरू होगा। कल आ गई गाइडलाइंस रात में। तो अनलॉक 3, अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3 की गाइडलाइंस में धीरे सभी क्षेत्रों को सरकार ने मुक्त करना शुरू करा और जनसाधारण को सामान्य स्थिति में लाना शुरू किया, जिससे कि व्यापार भी हो सके, लोग व्यापार भी कर सकें, बाजार भी जा सकें और सारी चीज़ें ओपन कर दी गई। इसमें सभी जगह ढील दी गई। लेकिन कल पुनः एक निराशा हुई कि शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं, ये सब 31 अगस्त तक अभी भी बंद रहेंगे। इनको किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी, जबकि हम सभी विद्यार्थी, शिक्षक ये अपेक्षा कर रहे थे कि शायद इस बार अनलॉक 3 में जो 1 अगस्त से चालू होने वाला है, भारत सरकार शिक्षण संस्थानों को भी कुछ प्रतिबंधों के तहत, कुछ गाइडलाइन के तहत, कुछ नियमावली के तहत उनको ओपन कर देगी, उनको आने जाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए, मार्च में परीक्षाएं चल रही थी, 25 मार्च से वो बंद हुआ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई सब बंद के दौर में जा रहा है और अभी 31 अगस्त तक बंद ही रहना है। और अगर यही हालात रहे, पहले जो 500 लोग नहीं पढ़ रहे थे प्रतिदिन, आज 50,000 पढ़ रहे हैं। 4 महीने में ये बढ़ोतरी जो हुई है वो रुक नहीं रही है। तो ऐसा नहीं लगता कि 31 अगस्त के बाद जो गाइडलाइन आएगी 31 अगस्त को या 1 दिन पहले उसके अनलॉक 4 की, उसमें भी शिक्षण संस्थानों को ओपन कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। हालांकि सरकार और सभी शिक्षाविद और पत्रकार और समाज सेवियों का कहना है कि अमेरिका में, फ्रांस में कई जगह शिक्षण संस्थान खोले गए, लेकिन वहाँ पे संक्रमण बढ़ गया, इसलिए सरकार रिस्क नहीं लेना चाहती। अब एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही है, क्या शिक्षण संस्थान बंद रख के
स्कूल कॉलेज बंद रख के, विद्यार्थियों का आना जाना बंद करके हम कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार को रोक सकते हैं? क्या कोरोना का संक्रमण बंद हो जाएगा? कोचिंग में बच्चे नहीं आएंगे, स्कूल में बच्चे नहीं आएंगे, कॉलेज में नहीं आएंगे, संक्रमण रुक जाएगा? अब सोचिए, मात्र स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और सभी प्रकार के विद्यार्थियों को अगर हम जोड़ें तो इनका प्रतिशत 8 से लेके 11% के अंतर्गत, इसमें प्राइवेट भी शामिल कर लिए छात्र जो हैं, जो कि स्कूल कॉलेज जाते नहीं लेकिन उनको भी जोड़ लिया अपन। तो 8 से 11% की जो आबादी है, ये क्या कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पे लगाम कर सकती है? आज बाजार में आप कहीं भी जाइए, ईद और राखी आ रही है। मैं जबलपुर शहर का ही उदाहरण दे रहा हूँ, जहाँ का रहता हूँ, वहाँ की बात करता हूँ। दूसरे शहरों में भी कमोबेश यही स्थिति है। बाजार में लगभग 60% से अधिक आबादी खरीदारी कर रही है। कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही। आज इसमें 70% से अधिक लोग मास्क नहीं लगाए, मास्क लगाए तो यहाँ गले में लटका लेते हैं, गले में उनके लटका रहता है मास्क। और कोई भी, अधिकांश दुकानों में 80% से अधिक दुकानों में सैनिटाइजर नहीं रखा गया। वो ना सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं दुकानदार, ना उनके यहाँ आने वाले ग्राहकों को। कुछ बड़ी शॉप छोड़ दीजिए, ऑफिसेज छोड़ दीजिए, जो छोटी छोटी दुकानें, किराना की दुकान है, कपड़े की दुकान है, जो छोटे छोटे ठेले वाले, इनके पास कहीं कुछ भी नहीं है। अब वो बताइए, आप जबलपुर शहर में, कल से मैं बता रहा हूं कि 2 अभी लगातार त्यौहार हैं, राखी है और ईद है। कल भी जबलपुर शहर के मुख्य बाजार में बड़े फुआरे से लेके मालवीय चौक के बीच में और मालवीय चौक से साइड में करमचंद और आगे नगर निगम तक सड़क पे लगभग, अंदाज बता रहा हूं मैं, लगभग से पूरे शहर में उस बीच में सवेरे 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक 1.5 से 2 लाख से अधिक की आबादी थी, जो खरीदारी कर रही थी, आवाजाही कर रही थी। इसमें कहीं फिजिकल डिस्टेंस नहीं था, कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं हुई, और कहीं किसी ने, इसमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने मास्क ही नहीं लगाया था। मुश्किल से 2 लाख की आबादी जो बाजार में घूम फिर रही थी, उसमें से, उस आबादी से अगर आप देखेंगे तो बमुश्किल 5 से लेके 8,000 के बीच में मात्र। ये मैंने एक जगह खड़े होके पूरे 6 घंटे तक का ऑब्जर्वेशन करके देखा है, उसमें ये समझ में आया। अब आप सोचिए, स्कूल कॉलेज में अगर बच्चे चले जाएंगे, वहाँ इतने बच्चे थोड़ी जाएंगे, और स्कूल कॉलेज में तो स्पेस होता है, अलग अलग कमरे में बैठते हैं, वहाँ बैठेंगे नहीं। सरकार की, शिक्षाविदों की, हमारे प्राध्यापक साथियों की, सबकी एक ही सोच है, स्कूल कॉलेज अभी बंद रखे जाएं, अगर खुलेंगे तो संक्रमण बढ़ेगा। हम अन्याय नहीं कर रहे विद्यार्थियों के साथ। जो चीज क्लासरूम में बच्चा सीख सकता है, वो ऑनलाइन नहीं सीख सकता। स्विमिंग, एक अच्छा स्विमर, एक अच्छा तैराक ऑनलाइन से वो अपने आप को डेवलप कर सकता है, अपने आप को विकसित कर सकता है, अपने आप को निखार सकता है। सचिन तेंदुलकर ने फील्ड पे ही प्रैक्टिस करी, बाद में वो वीडियो देखते कि अपने बैटिंग के परफॉर्मेंस की कैसी बॉल आ रही, उस हिसाब से करा, उसने अपने आप को निखारा। ऑनलाइन आपको डेवलप करती है, विकसित करती है, लेकिन आपको चलना तो सीखना ही पड़ेगा। क्या एक नवजात शिशु को आप ऑनलाइन वीडियो दिखा दिखा के उसको चलना सिखा सकते हैं? उसको तो खुद ही उठना पड़ेगा ना। 6 महीने की आयु के बाद, 6 महीने के पश्चात उसको उठना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। अगर वो नहीं पलटेगा, नहीं उठेगा, तो वो वीडियो देख के खड़ा नहीं हो सकता और चल नहीं सकता। चलने के लिए आपको खुद ही प्रयास करना पड़ेंगे। उसमें देख के हम नकल करके नहीं कर सकते, नकल करके हम अपने आप को सुधार सकते हैं, उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन सरकार कह रही, ऑनलाइन ठीक है, ऑनलाइन बनाना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। अभी कल शिक्षा नीति भी आई है, उसमें भी प्रयास किया जा रहा है कि संसाधनों का हम प्रयोग करेंगे, संसाधन विकसित करेंगे, गुणवत्ता लाएंगे, क्वालिटी लाएंगे, इनके लिए गाइडलाइन बनेगी। पर आप सोचिए ऑनलाइन कितना प्रभावी है।
भारत जैसे देश में तो ऑनलाइन अभी वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से लगभग 5 साल तक प्रभावी नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 6 साल से ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं कॉलेजों में। 12th का रिजल्ट निकलता है ऑनलाइन पोर्टल में, MP ऑनलाइन के पोर्टल में बच्चा फॉर्म भरता है और ला के देता है। हम लोग पिछले 6 साल से एडमिशन कर रहे हैं, देख रहे हैं जिस सेंटर से वो फॉर्म भरते हैं उस सेंटर वाला गलती कर देता है और वो जो प्रिंट आउट होके आता है फिर बाद में बच्चे को क्योंकि मार्कशीट में कुछ और नाम है, प्रिंट आउट में और नाम है। ध्रुव कुमार दीक्षित की जगह ध्रुव कुमार दीक्षित हो जाता है, कहीं दीक्षित ध्रुव कुमार हो जाता है। हमको वेरिफिकेशन में दिक्कत जाती है, फिर दोबारा बच्चे को ऑनलाइन सेंटर में जाके अपने फॉर्म में सुधार करना पड़ता है। आवेदन फॉर्म जो परीक्षा के उसमें यही गलती आती है। यह 6 साल की प्रक्रिया है, हम देख रहे हैं सतत गलतियां आ रही हैं। तो भारत में अभी भी प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। आप देखिए जितना भी है इतना आसान नहीं। अभी भी भारत के गांव में 6% गांव में नेट पर है, इंटरनेट की सुविधा 6% गांव में है और नगरीय समाज की अगर हम तुलना करें तो 24% नगरों में ही इंटरनेट है। और कैसा इंटरनेट है ये हम सभी जानते हैं भली भांति। भारत का नेटवर्क कितना है, अभी भी नाम 4G का है, 3G की सर्विसेज चल रही है, कुछ जगह चल रही है, मेट्रो सिटी में बहुत अच्छा चल रहा है। ब्रॉडबैंड हमारे यहाँ अभी भी नहीं है सब जगह। अब ऑनलाइन शिक्षा जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, आप ऑनलाइन अगर मैं ये लेक्चर मेरा ऑनलाइन होता और आपके यहाँ से नेट समाप्त हो जाता तो आप तो वंचित रहते, आधा अधूरा ज्ञान मिलता। अभिमन्यु की तरह आपको भी चक्रव्यूह में घुसने की जानकारी मिल जाती, लेकिन चक्रव्यूह तोड़ के उससे बाहर निकलने के ज्ञान नहीं मिलता। दूसरी चीज, हम अभी उतने अवेयर, हम उतने प्रशिक्षित नहीं हैं। हम PPT बना लें, ऑनलाइन एसेस कर लें, पंजीयन करा लें, अपना डेटा सेव कर लें, डेटे को कन्वर्ट कर लें, नेट से जानकारियां निकाल लें, अभी हमको कट पेस्ट करना भी नहीं आता। अमेरिका जो सबसे विकसित राष्ट्र है वहाँ भी 6% लोग आज भी हैं जिनके पास ब्रॉडबैंड की सुविधा नहीं है। अमेरिका की बात कर रहा हूँ। भारत की तो स्थिति यह है कि अगर हम पूरी नगरीय आबादी को भी ले लें, ग्रामीण छोड़ दें, ग्रामीण तो 6%, अगर ग्रामीण को करेंगे तो आपके 94% के पास इंटरनेट नहीं है। अगर नगरीय आबादी को हम लेते हैं तो भारत में 76% लोग अभी भी इंटरनेट से वाकिफ नहीं। अब सरकार कह रही है कि मोबाइल पे मैसेज भेजिए, बच्चे को मैसेज भेजिए, बच्चे को मोबाइल पे जानकारी लीजिए। अब बताइए भारत जैसे देश में जहां 135 करोड़ की आबादी में से 40 से 50 करोड़ की आबादी रोज सवेरे उठने के साथ अपने एक दिन के भोजन के लिए मशक्कत करती है कि मुझको दोनों टाइम का भोजन मिल जाए, उसमें भी उसको सफलता नहीं मिलती। अब जब भोजन ही नहीं मिल पा रहा है, जीवन यापन के साधन नहीं है, सरकार सुविधाएं दे रही, सब कुछ दे रही, तो नेट कैसे करेंगे? ये मोबाइल फ़ोन कितना भी सस्ता लें आप, चाइना के सामान बंद हो गए, महंगे मोबाइल मिल रहे हैं। एक व्यापारी की तो बिक्री हो जाएगी, लेकिन एक आम आदमी जो ठेला लगाता है, सब्जी बेचता है, उसको दिन भर घूमने के बाद, 12 से 14 घंटे घूमने के बाद बमुश्किल 400-500 रुपये, कभी कभी 700-800 रुपये मिलते हैं। उसमें उसका खर्चा निकल जाता है। वो उसको अगर देखा जाए तो बचत बमुश्किल उसकी होती है। जो बचत जो उसके घर के खर्चे और रॉ मटेरियल खरीदने के बाद जो बचती है वो मुश्किल से 100 से 200 रुपये होती है। अब 200 रुपये भी अगर हम मान लें पढ़ने वाला, तो वो मोबाइल कैसे लेगा और उसको डेटा कैसे रिचार्ज कराएगा? ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। मोबाइल से आप नहीं पढ़ा सकते, मोबाइल से बच्चों पे मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। अभी आप देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने परीक्षा ली थी 12वीं का, ये उसमें ली थी अनलॉक 2 में, कुछ पेपर जो बचे थे। 12वीं का रिजल्ट आया अभी 3 दिन पहले, इसमें 17% ही बच्चे फेल हुए हैं। अगर यही ऑनलाइन परीक्षा ली जाती तो मैं दावे के साथ कहता हूँ ये फिगर 17% जो फेल हुए हैं ना, वो 71% फेल में कन्वर्ट हो जाता। क्योंकि आप कभी सोच नहीं सकते बिना किसी तैयारी के अगर एक बच्चे को आप या किसी को भी स्विमिंग पूल में डाल दें तो उसका हर्ष क्या होगा। उसको हमें बचाना पड़ेगा, अगर हम नहीं बचाएंगे तो वो तो डूब जाएगा।
आज 6 माह से शिक्षण संस्थान बंद है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ वो मेरा कॉलेज नहीं है, वो मेरा परिवार है, मेरा और समाज है। मतलब हर शिक्षक के लिए, हर विद्यार्थी के लिए उसका स्कूल, उसका कॉलेज, उसका शिक्षण संस्थान, उसका परिवार होता है, उसका समाज होता है, और हमने इसको बंद करके रखा है। आप सोचिए, हॉस्पिटल में 100% संक्रमण का खतरा है, ट्रेन बस में 100%, रैली जो बैठकें होती हैं राजनीतिक दलों की उसमें 100% है। अभी आप देख रहे होंगे जितने भी हमारे राजनेता संक्रमित हो रहे हैं वो उनके साथ ये कि जनता के साथ वो 100% इन्वॉल्व हो रहे हैं, रैली कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। कुछ मैरिजेस हुई हैं, शादियां हुई हैं, शादियों में भी यही स्थिति है कि 100% संक्रमण का खतरा है। 100 को कम भी कर लें आप चलिए तो 70% से अधिक खतरा है। पर स्कूल कॉलेज में फिर क्यों, जब आप 100% संक्रमण वाली चीज़ों को ओपन करके रखें स्कूल कॉलेज, लोगों का कहना है बच्चे जाएंगे, ग्रुप में मिलेंगे, गले लगेंगे, एंजॉय करेंगे, 6 महीने के बिछड़े हुए भाई मिलेंगे, तो वो अपने आप संक्रमण लाएंगे। लेकिन आप सोचिए, विद्यार्थियों को अगर गाइडलाइंस दी जाएगी, उनको बताया जाएगा, तो विद्यार्थी से अच्छा समझदार और पालन करने वाला कोई नहीं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि अभी नर्सरी और पहली दूसरी के बच्चों के लिए ज़्यादा खतरा है, वो समझदार नहीं है, तो उनके लिए आप वो कर सकते हैं। लेकिन आपने कभी इस चीज़ पे सोचा है कि खतरे के जीवन तो आप जी रहे हैं, वो जो कामकाजी महिलाएं हैं वो क्रैश में अपने बच्चों को छोड़ के जाती हैं, झूला घर में छोड़ के चली जाती हैं, या जो बाई रखती हैं, कई हादसे ऐसे हुए हैं कि वो बच्चों को भीख मंगवाते थे, बच्चों के साथ शोषण करते थे। वो भी तो एक खतरा है ना। जब आपने उस खतरे को सहा, तो अब ये कोरोना के इस खतरे से क्यों आप घबरा रहे हैं? तो मेरा पुनः आग्रह है सरकार से भी और सभी शिक्षा शास्त्रियों से, शिक्षाविदों से, कि अनलॉक 4 में स्कूल कॉलेज गाइडलाइंस के तहत खोलें। कॉलेजों में आप ऐसा करते हैं, अगर आपके यहाँ 3 शिफ्ट हैं, 3 फैकल्टी हैं, विज्ञान, कला, वाणिज्य, तो 2 दिन कला के लिए रखें, छात्रों को बुलाइए, 2 दिन वाणिज्य के, 2 दिन विज्ञान के। तो आप 2 दिन करके 6 दिन हो जाएगा। इसमें भी आप कर सकते हैं, अगर एक ही फैकल्टी है तो आप फर्स्ट ईयर को बुलाइए, फिर दूसरे दिन सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर। और इसके अलावा और इसमें कर सकते हैं, अगर छात्र संख्या ज़्यादा है तो उनको वो कर दीजिए कि आपका पीरियड सोमवार को लगेगा, 40 छात्र आएंगे, दूसरे 40 छात्र मंगलवार को आएंगे। ऐसा अल्टरनेट करेंगे तो कहीं ना कहीं एक माहौल बनेगा, रिदम बनेगा आपको सब। और ऐसे ही आपको परीक्षा भी बैठाल के लेना पड़ेगी। अभी जो चल रहा है कि आपको ऑनलाइन पेपर दे दिया जाएगा, बच्चों को पेपर ही नहीं मिलेगा, उनके पास एसेस नहीं कर पाएंगे, कैसे देंगे? और फिर घर से लिख के ले आएंगे। घर से लिख के लाना तो वो नकल है ना। आप परीक्षा में कम बच्चों को बैठा लिए, सारे सेंटर ले लीजिए स्कूल कॉलेज के, गैप मत रखिए, परीक्षाएं भी हो जाएंगी। तो शिक्षण संस्थानों को बंद करना ये एक बहुत बड़ा खतरा है, जिससे कि हमको वापस आना पड़ेगा। सभी ने कहा था कि हमें सब कुछ बंद कर देना चाहिए, लेकिन शिक्षण संस्थान ने, गुरुदेव आचार्य गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी शांति निकेतन स्थापित करके उस वक्त दिया था, आज से 100 साल पहले, कि आप बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़ के शिक्षण कार्य में करिए। तो मेरा पुनः आप सभी से आग्रह है कि शिक्षण संस्थानों पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर शिक्षण संस्थानों को और ज़्यादा लंबे समय तक बंद रखा गया तो हमारी एक पूरी की पूरी पीढ़ी नाश हो जाएगी, क्योंकि ये अभी निकलेंगे और ये पूरे 21 साल बाद फिर नई पीढ़ी कन्वर्ट होगी, तो 21 साल तक हमको इनका खामियाजा भोगना पड़ेगा। कोरोना का खामियाजा तो हम अभी 6-7 महीने बाद वैक्सीनेशन के बाद उसको भूल जाएंगे, उससे मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ये जो लगातार आप जो बढ़ाते जा रहे हैं, विद्यार्थियों के जो सर्वांगीण विकास को हम बाधित कर रहे हैं, वो खामियाजा हमको पूरी एक पीढ़ी भोगना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही।